तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज़्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। प्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी, लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। कुछ वर्गों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, कोर्ट ने ये भी कहा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वक्फ का मामला इतने दिन से है और लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे, देश भर में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा अपना दावा ठोक रखा है। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, 2 एकड़ 4 एकड़ की मामला नहीं है, 40 लाख एकड़ का मामला है। तो इसके ऊपर पूरे देश में कानून होना चाहिए और जो नया कानून आया है मैं उसका समर्थन करता हूं, इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया था। नया वाला कानून पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। इसलिए अब जो नए डिस्प्यूट होंगे वो नए वाले कानून के अंतर्गत जाएंगे। केवल एक मामले पर रोक लगाई है कि 5 साल की वक्फ वही कर पाएगा कि जो 5 साल प्रैक्टिस होगा, उस वाली धारा पर रोक लगा दी है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सब मिले जुले तौर पर हम अगर देखें तो ये कह रहे हैं कि जो बड़ी बातें हैं वो स्वागत योग्य हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो अभी आना बाकी है। द्वारा जितने भी वक्फ अमेंडमेंट कानून थे उसको चैलेंज दिया गया था, जिसको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में हर सेक्शन की व्याख्या की है। सेक्शन 3R से लेकर के सेक्शन 24 तक का उन्होंने व्याख्या किया है, लेकिन उस पर किसी भी तरह का अंतरिम राहत मुस्लिम पक्ष को नहीं दिया गया है, यानी कि वो सारे अमेंडमेंट जो है वो लागू होंगे। दूसरी बात कहा गया है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन था उस पर किसी तरह का इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया गया है। तीसरी बात कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की जो अमेंडमेंट थी उसको पहले ये 5 थी संख्या, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 कहा कि 3 नॉन मुस्लिम्स आउट ऑफ 11 मेंबर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड 3 नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं। चौथी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहले रेवेन्यू ऑफिसर के रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर जो वक्फ की प्रॉपर्टी को इलीगल घोषित करके उसको पोजीशन ले सकता था सरकार के पक्ष में, उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पर कोई भी टाइटल राइट, टाइटल इलीगलिटी ये कानून के प्रक्रिया के हिसाब से होना, अदालतों के द्वारा होना चाहिए। इसलिए कहा है कि ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट ही प्रक्रिया का पालन करके इलीगल, अनऑथराइज्ड या गैर कानूनी वक्फ डिक्लेयर कर सकती है, तब सरकार उसको अपने पोजीशन में ले सकती है। पहले क्या था कि रेवेन्यू ऑफिसर के आधार पर डीएम उसको डिक्लेयर कर सकता था, तो उस पर अंतरिम राहत आदेश लगा दिया कि वो ऐसा नहीं होगा। चौथी बार उन्होंने कहा कि जो इस्लाम जो प्रैक्टिस 5 साल करेगा वही वक्फ कर सकता है। तो उस पर आपको याद होगा कि जब हियरिंग चल रही थी तो माननीय सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने अदालत से दरखास्त किया था कि इस प्रोविजन को आप अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। उसी आधार पर आया कि जो 5 साल का प्रोविजन था इस्लामिक लॉ प्रैक्टिस का, उसको स्टे कर दिया गया। वरुण सर, मैं ये भी समझना चाहता हूँ, आम बोलचाल की भाषा में आपसे समझना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जो सरकारी प्रॉपर्टी थी लेकिन वक्फ बोर्ड के द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया जैसा आरोप लगता है, तो अब उस मामले पर सुनवाई कैसे होगी? क्या उसको
किस तरह से लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, इसको आप कैसे देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा है कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ ने ले लिया है तो आप कानूनी प्रक्रिया यानी कि वक्फ एक्ट के तहत और अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो प्रोविजन आपने बनाया है उस वक्फ को इलीगल डिक्लेयर करने का, उसका पालना करते हुए आप उसका पोजीशन ले सकते हैं। सिर्फ समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन सरकार के पावर पर अमेंडमेंट पर किसी तरह का रोक नहीं है। दूसरा जो मसला है, जो डीएम वाला मसला है, डीएम वाले मसले में चलिए आप डीएम नहीं करेंगे, तब अगर किसकी जमीन है, किसकी संपत्ति है, इसका अधिकार डीएम को होता था, लेकिन अब जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत अब किसके पास जाएगा, कैसे ऐसा होगा? है कि डीएम जो है कोई भी सूट फाइल कर सकते हैं ट्राइब्यूनल के समक्ष और कोर्ट के समक्ष, और सूट फाइल करके वो उसको इलीगल डिक्लेयर करा करके उस पोजीशन को ले सकते हैं। ये बहुत क्लियर है। तो डीएम जो पहले खुद डिक्लेयर करते इलीगल, अब उनको उस कानून की प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़ेगा, इतना ही अंतर आया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि आपकी जो 2 याचिकाकर्ता के साथ में है, आपकी भी जीत है। हमारी पूरी जीत है और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का बहुत ही स्वागत करता हूं। सारा हिंदू समाज स्वागत कर, सिर्फ हिंदू समाज नहीं, जितने भी नॉन मुस्लिम समाज है इसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है